हौसलों की ऊंचाई। वरुण सिंह भाटी जी से एक प्रेरणादायक बातचीत। नमस्कार, मैं रिद्धिमा सिंह क्लास 9 की स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पर्श रूबरू के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है एक ऐसे प्रेरणादायक खिलाड़ी जिन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और परिश्रम से पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। पैरा हाई जंपर श्री वरुण सिंह भाटी जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। मैं आज के हमारे विशेष अतिथि वरुण सिंह जी का संक्षिप्त परिचय बताना चाहूंगी। यह एक पैरा हाई जंपर है जिन्होंने 2016 रियो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। बचपन में पोलियो होने के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनकी लगन और मेहनत ने इन्हें वहां पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना हर खिलाड़ी देखता है। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप 2017 और 2025 तथा एशियन पैरा गेम्स 2018 में भी पदक जीते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2017 में इन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का खिताब मिला। सर, आज आप लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो हमें सिखाते हैं कि अगर आपके हौसले मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सर, आपके जीवन ने हमें यह सिखाया कि विकलांगता शरीर में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। सर, आपकी प्रेरणादायक जर्नी को मैं चाहूंगी कि कुछ प्रश्नों के माध्यम से सबके सामने रख सकूं। जरूरी। जी सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि पोलियो जैसी बीमारी अक्सर लोगों के हौसले कमज़ोर कर देती है, लेकिन आपने तो खेल जैसे स्ट्रॉन्ग और मेहनती रास्ता चुना। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके जज्बे और आपके शरीर दोनों ने एक दूसरे का साथ कैसे निभाया और आपने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड दूसरा आप जो मेरी डिसेबिलिटी है वो पोलियो है, और जब मैं 6 महीने का था तो मुझे पोलियो हुआ। एंड आई थिंक मैं इस जर्नी में काफ़ी आप बोल सकते हैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि मेरे आसपास के जो लोग रहे हैं उन्होंने मुझे कभी ये फील कराने नहीं दिया कि मेरे पहले में डिसेबिलिटी है। मैंने 2008 से स्पोर्ट्स में मैं 2008 में स्पोर्ट्स में आया। मैंने शुरुआत की बास्केटबॉल से, एंड देन 2012 में मैंने हाई जंप का रास्ता चुना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बास्केटबॉल एक टीम गेम है और उसमें हर एक प्लेयर को एक समान होना पड़ता है, और यही कारण था कि मैं कभी भी नेशनल्स नहीं खेल पाया। मैं कभी भी बास्केटबॉल में नेशनल खेलना मेरा एक सपना था उस वक्त। एंड देन वो मेरा सपना बास्केटबॉल ने कभी पूरा नहीं किया। तो मैं ये नहीं चाहता था कि जब मेरी बास्केटबॉल छूटे तो मेरा स्पोर्ट्स भी छूट जाए। तो इसलिए मैंने एक ऐसा गेम चुना जो इंडिविजुअल हो और जो बास्केटबॉल से काफ़ी स्पेसिफिक हो, इसलिए मैंने हाई जंप चुना। और सिंस मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ तो मेरी जंप काफ़ी अच्छी थी। एंड आई थिंक यही एक ऑप्शन था, एक ही आप मान लीजिए, क्योंकि मुझे बास्केटबॉल में जंप करना बहुत पसंद था। एंड आई थिंक आई वाज द हाईएस्ट वर्टिकल जंपर ऑफ द टीम। एंड तो यही कारण था कि मुझे हाई जंप में मैंने चूज़ किया। और 2012 में, एक्चुअली 2010 में मैंने अपना पहला स्टेट मीट खेला और उस स्टेट मीट में मैं 5th रहा। एंड देन 2012 में मैंने दोबारा हाई जंप दोबारा हाई जंप में गया। एंड देन एक नई टेक्निक के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ, और उस स्टेट लेवल मीट में मेरा गोल्ड आया और एक नया स्टेट मीट रिकॉर्ड मैंने बनाया उसमें। तो आई थिंक वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ना है। एंड देन 2014 में मैंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की बीजिंग चाइना से। धन्यवाद सर। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जब आप पहली बार मैदान में उतरे होंगे तो ज़रूर कोई मुश्किलें आई होगी। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पल रहा है कि जब आपको लगा कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा? तो उस समय आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? वेल, अब बिना हार के स्पोर्ट्स नहीं हो सकता है, बिना इंजरीज़ के स्पोर्ट्स नहीं हो सकता है। और कभी ना कभी जितने भी एथलीट हैं, चाहे वो पैरा एथलीट हो, ओलंपियंस हो, पैरा ओलंपियंस हो, उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब उनको लगता है कि वो अपने इस स्पोर्ट्स को खेलने के डिसीजन पे शंका करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब ऐसा हो रहा हो, आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट करें। एंड
मैं भगवान का धन्यवाद दूंगा इस चीज़ में कि मेरे पास आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा। पहले मेरे पेरेंट्स ने, एंड देन मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे हैं मेरे दोस्त, एंड देन अब जो मेरी वाइफ है वो काफ़ी सपोर्टिव रही है इस चीज़ में। एंड देन आई थिंक मैं एक और ये आपसे एक फैक्ट और शेयर करना चाहूँगा। ये 2018 में मेरा जो लास्ट वर्ल्ड लेवल पर जो गेम था जिसमें मेरा मेडल था वो 2018 के एशियन पैरा गेम्स में था। एंड देन उसके बाद ऑल्दो मैंने हर साल मेडल जीते हैं, लेकिन सब नेशनल लेवल पे ही। मैं नेशनल चैम्पियन भी बना हूँ, मैं खेलो इंडिया चैम्पियन भी रहा, लेकिन एक अच्छे लेवल पर मेरा इन मेडल नहीं आया है। और वो मेडल अब ये 7 साल बाद मैंने कमबैक किया है। अभी पिछले महीने ही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज रहा है, और ये ब्रॉन्ज ऑलमोस्ट 7 साल बाद आया है। और जैसा कि आपने कहा, 7 साल एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं एक्चुअली। जब मेरा पहला मेडल था 2018 में, जो लास्ट मेडल था एशियन पैरा गेम्स जकार्ता में हुए थे, मैं 23 साल का था और अब मैं 30 साल का हूँ। और एक 23 साल के एथलीट में और 30 साल के एथलीट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, फिज़िकली भी मेंटली भी। ऑल्दो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। एंड आई थिंक ये जो साल रहा मेरे लिए, ये आई थिंक मेरे करियर के मेरे करियर का बेस्ट साल है। एंड आई थिंक जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि किसी सबकी लाइफ में कि कोई भी स्पोर्ट्समैन हो या नहीं भी हो, कि उनकी लाइफ में ये एक बार कभी आते हैं कि वो अपने डिसीजन को डाउट करते हैं। एंड वो ज़रूरी भी है, एंड वो ह्यूमन नेचर भी है, और वो आना भी चाहिए। तभी आप एक नया प्लान बनाते हैं, एक नई माइंडसेट के साथ आप अपनी आगे वाली फ्यूचर सोचते हैं। तो यस, इट इज़ गुड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हों। एंड उससे उससे भी बढ़कर ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत ही खूबसूरत बात कही सर आपने। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ट्रेनिंग के दौरान कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके और वो अपना खेल में बेस्ट दे सके? वेल, काफ़ी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। एंड देखिए, गेम काफ़ी स्पेसिफिक होता है। आप जो ट्रेनिंग हाँ बास्केटबॉल के लिए कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग आप क्रिकेट के लिए कर रहे हैं, वो दोनों सेम नहीं हो सकती, और दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहला जो आई थिंक सभी खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी खेल में उतरे, जब खेल करने का सोच रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले उसको अपनी हॉबी समझे, उसको अपना पैशन समझे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस गेम से प्यार करें। अगर आपको गेम से प्यार है तो आप लंबा समय तक खेल सकते हैं, आप बोर नहीं होगे उससे। लेकिन अगर आप ये चूज़ कर रहे हैं कि मुझे कैसा अवार्ड मिलेगा, मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, मुझे लोग जानेंगे, मैं फेम के लिए उस चीज़ में आ रहे हैं, तो फिर आप वियर आउट हो जाओगे, आप लंबे समय तक उस गेम को नहीं खेल पाओगे। एंड देन यू विल गेट बोर्ड, एंड देन वो सब पूरा मैस आउट हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप गेम से प्यार करो, एंड देन बी परसिस्टेंट। आपको वो ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है, जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आप अपना हर एक गेम जीता हो। चाहे वो माइकल जॉर्डन हो या टेनिस कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो, वो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो कभी भी हर एक गेम जीता है। तो हर एथलीट कभी ना कभी हारेगा, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम बैक। एंड वो कम बैक तभी होगा जब आपको अपने गेम से प्यार है, यू आर persistent, you love the game, and you are ready to do anything for it. बहुत ही प्रेरणादायक बात कही सर आपने। मैं आशा करती हूँ कि आपकी इस बात से बहुत से यंग एथलीट बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तो सर, हम यूथ आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और आपके सक्सेस से कई बच्चे, कई युवा इंस्पायर होते हैं। तो सर, आपको ये जानकर कैसा फील होता है? हमें काफ़ी से देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, या मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगा, अगर आप एक डांसर भी हैं, एक आर्टिस्ट हैं, तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो मेडल होता है, सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, कि वही है कि आप अपनी पिछली पीढ़ी को एक मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आप गाइड कर रहे हैं।
तो आई थिंक और उस गाइडेंस से और उस मोटिवेशन से अगर कोई खिलाड़ी या कोई आर्टिस्ट आगे बढ़ रहा है एंड वो आगे जाके मेडल ले ला रहा है, तो यस वो सबसे बड़ा एक मेडल है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए. सो यस इट रियली फील्स गुड कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं. एंड देन इट इज़ गुड कि सिर्फ एक मेरी जो फेम है या जो भी है या जो मेरे अवार्ड्स हैं सिर्फ उनको फॉलो ना करें, दे शुड फॉलो जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ उसको फॉलो करें, जो मेरा माइंड सेट है इसको फॉलो करें. सो आई थिंक दैट विल बी अ गुड मोटिवेशन फॉर मी टू. धन्यवाद सर. सर जैसे आजकल के जो युवा होते हैं, लोग होते हैं, वो अपनी परेशानियों से बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है एंड इसका देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अ, किसी भी आप किसी फील्ड में हो, हारना हारना पड़ेगा और हारना ज़रूरी भी है और हारना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है. मेरे हिसाब से बीइंग पॉजिटिव इज़ बोरिंग. अगर आप पॉजिटिव हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो वो एक तरीके से बोरिंग हो जाता है. अब जैसे आप अगर कोई गेम जीतते हैं एंड देन यू आर लाइक कि इस गेम के बाद क्या, आप कुछ नहीं है, आप यू थिंक कि आपने गेम जीता है, अब घर जाएंगे एंड देन यू विल एंजॉय, यू विल गेट सम अवार्ड्स एंड ऑल. लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं किसी चीज़ को लेकर, सो यू हैव एक कंटिन्यूसी एक प्लान होता है आपके पास. आप एक सेकंड प्लान सोचते हैं एंड देन आई थिंक दैट इज़ वे ग्रोथ इज़. जब आप नेगेटिव होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आई थिंक आप प्लान बनाते हैं एंड देन आप उस प्लान को लेकर आप कैसे हारे हैं, आप उस पर वर्क करते हैं एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल मोर. अब जैसे मैं अपना बताऊं, देखिए, जो मेरी पहली हार थी वो 2014 में एशियन पैरा गेम्स हुए थे इंचॉन में. आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल लॉस एंड देन आई थिंक आई वाज डिवास्टेटेड अबाउट इट. तो मैंने अगर मैं चाहता तो अपने गेम को वहाँ भी छोड़ सकता था, मैं उस लेवल पर था. लेकिन बीइंग बीइंग इन लव विद द गेम, आई रिफ्लेक्टेड, आई थॉट कि क्या गलतियाँ हुई हैं मेरी और कहाँ मैं वर्क कर सकता हूँ. सो यस, कोई भी डिफीट होती है, अगर आप उस पर काम करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो तभी आप अगले गेम के लिए स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे. सो इट इज़ गुड. आई मीन, ये ह्यूमन नेचर है हारना, लेकिन जो हार है वो सिखाती है आपको किसी भी चीज़ में. इन मैं स्पोर्ट्स में मानता हूँ कि आप या तो आप जीतते हैं या फिर आप कुछ सीखते हैं. आप स्पोर्ट्स में कोई हार नहीं है. अगर आप सीख रहे हैं, आप अगर पोडियम फिनिश नहीं कर रहे हैं, आपका मेडल नहीं आ रहा है, तो इट इज़ गुड आई थिंक फॉर योर फ्यूचर. एंड आप प्लान बनाइए उस चीज़ को लेकर, आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहाँ गलती हुई है एंड देन यू मूव ऑन एंड दैट दिस इज़ हाउ यू बिकम स्ट्रॉन्गर इन लाइफ एंड इन गेम. धन्यवाद सर. बहुत ही सही कहा सर आपने. और मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या खेल और पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है? आपके अनुसार इसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? हाँ, वेल, आई थिंक जब मैंने खेल शुरू किया था, तो मेरे पेरेंट्स ने ये एक डील रखी थी मेरे साथ कि अगर मुझे स्पोर्ट्स खेलना है तो आई हैव टू बी गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो. एंड तो जैसे जैसे मैं एक अच्छे लेवल पर खेलता गया, तो उनका वो माइंड सेट एक कम होता गया कि पढ़ाई भी करनी है या नहीं. एंड देखिए, मैंने बीएससी मैथ्स की है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड आई थिंक अगर आप एक अच्छे लेवल पर खेल रहे हैं और तो स्पोर्ट्स एक फुल टाइम जॉब है. एंड लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं. आप पढ़ाई भी उसके साथ साथ हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि अभी एक एथलीट्स थे, मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ. एक एथलीट है, वो पार्ट टाइम वो फुल टाइम जॉब करते हैं अपनी. एंड देन ही केम इन स्विमिंग इन ओलंपिक्स एंड देन ही वॉन गोल्ड. सो यस, उन्होंने दिखाया है कि साथ साथ आप अपना जॉब भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ साथ आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइम. आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा उसके लिए. ऐसा नहीं है कि दो चीज़ साथ में नहीं हो सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टाइम. जो आपने अभी बात कही, वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत से यंग एथलीट को
प्रेरणा मिलेगी इस बात से, और वो भी भविष्य में अगर वो खेल को अपना भविष्य बनाते हैं तो वो भी आपकी तरह एक सफल व्यक्ति बन पाए। अगला प्रश्न आपसे यह है कि जब आपको 2018 में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से आप सम्मानित हुए थे, तो आपको तब आप कैसा महसूस कर रहे थे तब? हाँ जी, यस 2017 में मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड आई थिंक it was a great moment for me to be at the Darbar Hall or with them being awarded that prestigious award by the President of India. And आई थिंक उसके पीछे ये भी है कि जब मैं एक बार राष्ट्रपति भवन में गया था एंड द गाइड देयर उन्होंने बताया कि आप जो ये दरबार हॉल है इसमें स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं और बाकी जो भी अवार्ड्स हैं वो भी सेरेमनी यही होती है. सो यस, बीइंग देयर ऑन दैट डे मुझे उस दिन की मैंने काफ़ी सोचा कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था लाइक एज अ टूरिस्ट एंड नाउ आई एम हियर बीइंग अवॉर्डेड this Arjun award. So I think yes, it is one of the best moment of my life to be feeling there. तो सर मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों से डर जाता है या जल्दी जल्दी हार मान लेता है, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? वेल, एक ऐसे इंसान को मोटिवेट करना जो ऑलरेडी अब खुद से हार गया है तो आई थिंक काफ़ी डिफ़िकल्ट है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ पर आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. जो भी इंसान है जो ऐसे डीमोटिवेटेड है उससे ये बोलूँगा कि इट इज़ नॉर्मल to be demotivated, to be at the low of their career, to be at the low of their life. This is human nature and ये एक फेज़ होता है, हर एक की लाइफ में आता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक अपने जो आपने जर्नी शुरू की है उस जर्नी पर रहे, उस पर लगे रहें. एंड नो मैटर वॉट, अगर आप हार्ड वर्क नहीं छोड़ेंगे तो सुनर और लेटर सक्सेस विल बी. सर मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या आप 2028 की पैरा ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं? देखिए यस, मैं बिल्कुल उसकी तैयारी में हूँ. एंड उससे पहले काफ़ी गेम्स और हैं हमारे, जैसे कि इस साल हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हुई, अगली साल हमारे एशियन पैरा गेम्स हैं, दैन उसके बाद एक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होगी एंड देन फाइनली लॉस एंजलिस वाले ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होंगे. तो यस, वो अभी मेरा एम है. लेकिन उसके बियॉन्ड भी मेरा एम यही है कि जितना हो सकेगा मैं अपना स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ. जितने लंबे समय तक मैं स्पोर्ट्स करना चाहूँ उतना कर पाऊँ. नो मैटर, इट डजेंट मैटर कि मेरा मेडल आ रहा है नहीं आ रहा है. इट डजेंट मैटर कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट आई वांट टू प्ले माय स्पोर्ट्स एज लॉन्ग एज आई कैन. धन्यवाद सर. सर मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि समाज पैरा एथलेटिक्स को पहले से भी अधिक अब सम्मान देने लगा है? वेल आई थिंक बिल्कुल. जब देवेंद्र भैया ने स्टार्ट किया था 2004 एथेंस में सिर्फ हमारा एक मेडल था पैरालंपिक्स में. उसके बाद 2012 में हमारे 2 मेडल थे लंदन में एंड देन 2016 में जब हम 4 जीते तो हमारे 4 मेडल्स थे. तो आई थिंक यस, एक जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है हम पैरा एथलीट्स का. 2000 जो पेरिस में हुए उसमें हमारे 21 मेडल थे, उससे पहले 19 मेडल थे. तो जो ग्राफ है हमारे मेडल्स का वो बढ़ता जा रहा है. लोग अब हमको ज़्यादा देख रहे हैं पैरा एथलीट्स को. बहुत सारे चैनल्स हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उनको टेलीकास्ट कर रहे हैं. एंड और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया में भी अब वर्ल्ड लेवल के पैरा एथलेटिक्स या और बाकी जो पैरा स्पोर्ट्स हैं उसके इवेंट्स हो रहे हैं. तो इट इज़ अ गुड गुड मूवमेंट. पैरा एथलीट्स के लोग जान रहे हैं, स्टेडियम्स में लोग आ रहे हैं हमको देखने. एंड सो यस, धीरे धीरे ये जो पैरा स्पोर्ट्स है काफ़ी बढ़ रहा है. लोग देख रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है. एंड आई थिंक
आई थिंक अगर किसी को भी मोटिवेट होना है, किसी को भी लाइफ में इंस्पिरेशन चाहिए, तो एक लाइव जाकर किसी भी पैरा स्पोर्ट्स के इवेंट को देखिए। आई थिंक इट मे बी वर्थ इट। आपने हमें दिखाया कि सीमाएं शरीर की नहीं बल्कि हमारी सोच की होती है, और अगर सोच ऊंची हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आपने हमें यह एहसास दिलाया कि सफलता केवल मेडल या ट्रॉफी से नहीं बल्कि उस परिश्रम और उस संघर्ष से बनती है जो उसके पीछे छुपी होती है। मैं स्पर्श ग्लोबल स्कूल की पूरी टीम और हम विद्यार्थियों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आपके आने वाले हर मुकाम के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। हमें गर्व है कि आपने हमारे साथ अपना अनमोल समय साझा किया। आप सुन रहे थे हौसलों की ऊंचाई, पैरालंपिक हीरो वरुण सिंह भाटी जी को। फिर मिलेंगे स्पर्श रूबरू के एक नए पॉडकास्ट, नई कहानी, नए जोश और एक नए उत्साह और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल खुद चलकर आती है।